Hello, good morning everyone and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. Today we are going to study a topic known as environmental pollution. So let's start the topic. Environmental pollution and control. Environment pollution क्या होता है? आपको जैसे कि पता है हमारे आसपास क्या है, हम किस चीज़ से सराउंडेड है, वातावरण से, और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो उस टॉपिक को हम बोलेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल। और कंट्रोल क्यों करना है इसको, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जानते हैं हम इसके बारे में। डेफिनेशन पर आते हैं। Environmental pollution can be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment. Environmental pollution क्या होता है? ये किसी भी तरीके का एक undesirable change होता है physical, chemical या biological characteristics में, किसी भी environment के component में। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो इसमें आता है एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे बहुत अलग अलग प्रकार की ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम जानते हैं पोल्यूशन की डेफिनेशन। द टर्म पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूसेंस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड अनईजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब पोल्यूशन क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा प्रकार के सब्सटेंस जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ अनईजीनेस टू द ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम ह्यूमंस ले लें, एनिमल्स ले लें या प्लांट्स भी ले लें हम, तो उन पर क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन क्रिएटिंग सब्सटेंस या पोल्यूशन बोलेंगे। देन पोल्यूटेंट की हम बात करें तो जो पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूसेंस और हार्मफुल इफेक्ट्स और अनईजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस मे बी कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। तो हमने तीन डेफिनेशंस देखी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की और पोल्यूटेंट की। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में हम बताते हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये कुछ बेसिक टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। डील करते हैं हम इन टॉपिक्स को। देखिए, वाटर पोल्यूशन, यहाँ पर आपको एक डैम का पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ या हम कह लें वाटर बॉटल, पॉलीथीन्स, ये सब इकट्ठा हो गई हैं। तो ये क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रही हैं और इन सोर्सेस को ब्लॉक कर रही हैं। देख सकते हैं आप इस इमेज में कि ये वाटर जो है कितना कंटामिनेटेड है। नेक्स्ट हम जानते हैं वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन। सो वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज an alteration in physical, chemical or biological characteristics of water through natural or human activities। natural activities या human activities की वजह से पानी का गंदा हो जाना is water pollution and making it unsuitable for its designated use। मतलब इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे यूज़ करने के लिए अनसूटेबल हो जाता है। Then fresh water present on the earth surface is put to many uses। जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उस पर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो बहुत सारे यूजेस में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूजेस के लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ आता है ये, इरिगेशन मतलब हम जो खेतों में पानी देते हैं उसके लिए, इंडस्ट्रीज़ में, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ में भी हमको वाटर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है। फिर नेविगेशन, रिक्रिएशन, द यूज्ड वाटर बिकम्स कंटामिनेटेड एंड इज कॉल्ड एज वेस्ट वाटर। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं यूज़ तो हमको पानी इनमें आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा पानी जो है वो गंदा भी हो रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन पर्पसेस के लिए जब वाटर का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हम खेतों में बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, फंजीसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये पानी भी गंदा हो जाता है।
फर्टिलाइजर्स हो गए। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में से बहुत सारे एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं, तो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, उन एफ्लुएंट्स को पानी में डंप कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ का मरीन एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस रहती हैं, एक्वाटिक जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ पर भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज मैन मेड। वाटर पोल्यूशन जितना भी है बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका क्या है, मैन मेड है। इट मे ऑल्सो अकर नेचुरली बाय एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू इरोजन। अब इरोजन क्या होता है, तो इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है वो पानी की वजह से या किसी भी डस्ट की वजह से, विंड्स की वजह से बह जाती है। और ये भी जो है एक वाटर पोल्यूशन का कॉज है, क्योंकि जो सॉइल है उसके अपर सरफेस पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे करते हैं जिससे हमारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन क्रॉप्स तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है इसकी वजह से। Then by addition of soil particles through erosion and animal wastes and leaching of minerals from rocks. Then ये जो पॉइंट है leaching of minerals from rocks, तो क्या होता है, ज़मीन में जो हमारे रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उसमें से जब हम मिनरल निकालने की प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी वाटर का यूज़ होता है, और उस वाटर की वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। फिर the sources of water pollution can be classified as हम वाटर पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज के बारे में देखते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज, मरीन पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। देखिए ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है ये कहाँ ले जा करके डायरेक्ट पानी में डंप कर दिया जाता है, और फिर वो इस तरीके से किसी भी रिवर को, ओशन को पोल्यूट करता है, और बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन, स्मेल, डर्टीनेस हर जगह फैल जाती है। अभी हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किसी भी रिवर में हम जा रहे हैं तो हम पूजा कर रहे हैं, फूल पत्ती ये सब चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं उसमें चढ़ाते हैं, तो वो जा करके इकट्ठा हो जाता है। और वाटर पोल्यूशन के लिए हम प्लान्स की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, मतलब इन रिवर्स को क्लीन करने का भी काम चल रहा है। सिर्फ फूल पत्ती की बात नहीं है, ये सब चीज़ें तो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये अपने आप को पानी में एब्जॉर्ब करवा देती हैं, डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जो हम शैम्पू के पाउचेस छोड़ देते हैं वहाँ पर, साबुन छोड़ देते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जा कर के कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ये एक डे टू डे एक्टिविटी का दिया। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वो भी डायरेक्टली ये पाइप के थ्रू ये रिवर में डंप, ओशन में डंप कर दिए गए, और ये क्या करेंगे, वहाँ के जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुँचाएंगे। देन हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है या उसका मेजर सोर्स क्या है। तो द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल बॉडीज। These industries are, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर पानी में डंप होता है हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज़, ये सब इंडस्ट्रीज से क्या होता है, यूजुअली वाटर डंप कर दिया जाता है। दे डिस्चार्ज सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं। दैट प्रूव हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बींग्स। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, किन के लिए, लिविंग बींग्स के लिए जो हमारे वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या होते हैं ये, तो दे इंक्लूड फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग प्रकार के मेटल्स के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स एंड एल्कलीज। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आएंगी।
नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं दे इंक्लूड ऑयल, फैट्स, फिनॉल्स, organic acids, grease and several other organic compounds। ये कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं। तो जब भी कोई भी प्रकार के पोल्यूटेंट्स इनमें डंप होते हैं, जैसे फैट हुआ, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जब बड़े बड़े ओशंस होते हैं उनमें ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब ऑयल फैल जाता है जिस भी मशीन से वो बाहर आता है, तो वो क्या करता है, वो यूजुअली वहाँ का जितना भी मरीन इकोसिस्टम होता है उस पर अफेक्ट दिखाता ही है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पानी में ऑयल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्यों, वाटर और ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो पैचेस कुछ दिख रहे हैं ये उसी के दिख रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज। तो एग्रीकल्चर क्या वेस्ट हो गए, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर वेस्ट में आ रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बिकम एसेंशियल फॉर प्रेजेंट डे हाई यील्डिंग क्रॉप्स। मतलब हमको अगर क्रॉप्स की अच्छी वेराइटीज़ चाहिए तो डेफिनेटली हमको उनको माइक्रोब से बचाना होगा, तो हमको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करना ही होगा। तो लेकिन क्या हो रहा है, जब ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये वाटर को डेफिनेटली कंटामिनेट कर रही है, ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होगा, और जो सॉइल का अपर सरफेस है उसके ऊपर से जो वाटर बह करके कहीं भी जाता है सॉइल इरोजन की वजह से, तो वो भी कंटामिनेशन कॉज करेगा। कंसिक्वेंटली दे हैव बिकम पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरीन पोल्यूशन की। तो मरीन पोल्यूशन में क्या है, डेफिनेशन हम देखते हैं, ओशंस आर द फाइनल सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पोल्यूशंस। जितना भी नेचुरल पोल्यूशन है या मैन मेड पोल्यूशन है, ये क्या होता है, ऑल इन ऑल जाकर के क्या होता है, ओशन में डंप हो जाता है। जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या करेंगी, वो जो पानी है उसको ले जाकर के कहाँ डंप कर देंगी, ओशन में फाइनली डंप कर देंगी। देखिए, रिवर डिस्चार्ज देयर पोल्यूटेंट्स इनटू द सी, जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। द सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द सी। अब कोस्टल सिटीज़ जो हैं, मतलब ऐसी सिटीज़ जो किसी भी रिवर बैंक पे लोकेटेड हैं, तो वहाँ का जो वहाँ पर जितना भी गार्बेज निकल रहा है या जितने भी पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली ले जा करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, वहाँ पर डंप कर दिए जाते हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, द अदर सोर्सेज इंक्लूड डिस्चार्ज ऑफ ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, अदर डिटर्जेंट्स हो गए, या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए जो कि शिप्स में से रिलीज होते हैं या निकलते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, मरीन पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। फिर हम बात करें थर्मल पोल्यूशन की। द वर्ड थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, हम थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। थर्मल पोल्यूशन इज thermal pollution of water is caused by the rise in temperature of water। पानी के टेम्परेचर में जब बढ़त हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसका मेन सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो हमारे थर्मल पोल्यूशन का मेन सोर्स है। द पावर जनरेटिंग प्लांट यूज वाटर एज कूलेंट्स एंड रिलीज हॉट वाटर इनटू द ओरिजिनल सोर्स। ये क्या करते हैं, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन करते हैं। अब इनको क्या होता है, इनके जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, बन रही हैं, इनको ठंडा करना होता है, तो एज अ कूलेंट मतलब इनको ठंडा करने के लिए ये पानी का यूज़ करते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो ठंडा हो जाता है, पर ये जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो करके निकलता है इन इंडस्ट्रीज से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पानी को पोल्यूट करता है और उसके अंदर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, सडन राइज इन टेम्परेचर किल्स फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। और इन टर्न क्या होता है, ये हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर जो हमारे मरीन एनवायरनमेंट में मतलब हमारे वाटर में जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस और एक्वाटिक एनिमल्स, उनको नुकसान पहुँचाता है। फिर हम बात करें एयर पोल्यूशन की। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक है एयर पोल्यूशन। देखिए, ये चिमनीज कुछ दिख रही हैं और यहाँ पर
वो क्या कर रही हैं, अपने फ्यूम्स रिलीज कर रही हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। आपने सुना होगा कि ताजमहल डिग्रेड हो रहा है, मतलब ताजमहल की जो अपर लेयर है मार्बल की वो ख़राब हो रही है। किस वजह से हो रही है? वहाँ पर जो हमारा मथुरा है वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर वो क्या करती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड नाम की गैस रिलीज़ करती है और वो गैस जा करके हमारे जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल उसके अपर सरफेस से रिएक्ट करती है। इसकी वजह से जो उसका अपर सरफेस है वो अपने कलर को चेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं पोल्यूट होने की वजह से उसका सरफेस जो है वो ख़राब हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल मटेरियल्स दैट कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट और बिल्ट एनवायरनमेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, अभी बताया मैंने कैसे पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। फिर अ सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी एयर में है और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूटेंट। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन के कॉजेज पर हम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि कौन रिलीज करता है, ह्यूमंस रिलीज करते हैं। साथ ही में डिफॉरेस्टेशन या मतलब डिफॉरेस्टेशन इज मतलब हम जो हमारे जंगल हैं वहाँ के जो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और जो जैसे जैसे पेड़ों की संख्या कम होगी तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा और उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन प्रमोट हो रहा है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, अब हमारे जो गांव हो गए या फिर मोस्टली ऐसे एरियाज़ हो गए जहाँ पर गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है, फॉसिल फ्यूल ही बर्न करके खाना बनाया जाता है। उसके अलावा खाना बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़ी कोल माइंस हो गई, वहाँ से जो कोयला निकलता है इसकी भी जो बर्निंग की प्रोसेस होती है तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। फिर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सल्फर की बर्निंग की वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। सल्फर की ऑक्साइड्स की बात करें, वेरी डेंजरस टू ह्यूमंस एट अ हाई कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन पे अगर ये सल्फर जो है, सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं वो अगर एयर में अवेलेबल हैं तो क्या होगा, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होंगी। ये कहाँ असर करेंगी, तो ये ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले असर करेंगे, ठीक है। सल्फर इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, पहली बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन यूजुअली हम उसको बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना भी सल्फर की ऑक्साइड्स इकट्ठी हुई हैं वो पहली बारिश के साथ अर्थ के सरफेस पर आती हैं एंड इट इज़ वेरी एसिडिक। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इन्वायरमेंट को तो पहुंचाती है, ह्यूमंस को भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। Carbon dioxide is a good transmitter of sunlight, but it also partially restricts infrared radiation going back from Earth into space. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सनलाइट का तो गुड ट्रांसमीटर है ही, लेकिन क्या करता है ये, जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन के अर्थ पर आते हैं उन रेडिएशंस को स्पेस में वापस जाने से ये क्या करता है, रोकता है, which produces the so-called greenhouse effect that prevents a drastic cooling of earth during the night। और इसकी वजह से मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट
प्रोड्यूस होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से ड्यूरिंग नाइट जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो कूल प्रॉपरली नहीं हो पाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वार्मथ रहती है। वार्मथ की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अपना असर दिखाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ एन हाईली कंसर्निंग टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो हमारा वाटर लेवल है सी में वो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और हमारा जो सरफेस वाटर लेवल है, सी वाटर लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ व्हाट वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग। देन द नेक्स्ट टाइप इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन देखिए कितना सारा गार्बेज हमको यहाँ पर दिख रहा है। जो हम घर से कचरा जनरेट करते हैं या फिर जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कपड़े हो गए और अदर चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। डेफिनेशन पर आते हैं। लैंड पोल्यूशन इज डिमोलिशन ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस ऑफन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मोस्टली जो लैंड पोल्यूशन है वो किस वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। एंड देयर मिसयूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और जो लैंड रिसोर्सेज उनको मिले हैं उसके मिसयूज़ की वजह से हो रहा है। कैसा मिसयूज़? जितना भी गार्बेज हम जनरेट कर रहे हैं हमारे घरों से या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, वो ले जा करके कहीं लैंडफिल कर देते हैं तो पानी का जो सीपेज है वो रुक जाता है, या इनकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी कंटामिनेंट्स आ जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ का बन जाना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का बन जाना इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, 4 मेन कॉजेज हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब अभी हाउस होल्ड वेस्ट जो मैंने बताया। एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये देखिए कंस्ट्रक्शन की एक इमेज। कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कैसे? जितनी बिल्डिंग्स हमारे आसपास हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि सबको नया घर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जो भी पुराना बना हुआ है उसको तोड़ते हैं और उससे जितना भी गार्बेज निकलता है वो कहीं ना कहीं ले जा करके डंप कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पोल्यूशन। एंड what pollution? Land pollution. Buildings take up resources and land. The trees are chopped down and used to make buildings. लकड़ियाँ काट दी जाती हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं और उनसे क्या करा जाता है? बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। Takes away the places for animals and other organisms to live. और इस पोल्यूशन की वजह से ये क्या करता है, जगह जगह जा कर के कचरा भर जा रहा है, तो जो वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उनको प्रॉपर उनकी जगह नहीं मिल पा रही है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एज देयर आर मोर एंड मोर पीपल इनहैबिटिंग द अर्थ, food is in higher demand and so forests are chopped down and turned into farmlands. जैसे कि अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जितने भी फॉरेस्ट हैं, इंसान सोच रहा है कि हम पेड़ काटें, फॉरेस्ट काटें और वहाँ पर क्या करें, नई फसल उगाएं और उससे क्या होगी, जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। ठीक है। In addition to herbicides, pesticides, artificial fertilizers, animal manure are washed into the soil and polluted. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करा ही था कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स या आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को पोल्यूट कर रहे हैं। और ये जब मिट्टी में से ये सब चीज़ें बहकर निकल जाती हैं या तो ये क्या करती हैं, वाटर को पोल्यूट करती हैं। फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की।
tons of domestic waste is dumped every day. Some waste from homes, offices, industries can be recycled or burnt in incinerators. कुछ ना कुछ क्या है, हम डेली हमारा डोमेस्टिक वेस्ट तो जनरेट हो रहा है, घर से हो रहा है, ऑफिस से हो रहा है या इंडस्ट्रीज से भी हो रहा है. कुछ चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं, मतलब हम रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, ये कंसेप्ट आपने सुना होगा RRR का. और कुछ चीज़ें क्या होती है, इंसिनरेटर में बर्न हो जाती हैं. तो ये इंसिनरेटर में बर्न हो जाएंगी तो ये एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगी. अगर ये अर्थ के सरफेस पे रहेंगी तो ये लैंड पॉल्यूशन कॉज करेंगी. तो ऑल इन ऑल पॉल्यूशन इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है. तो हमको 3 R's वाला कंसेप्ट तो फॉलो करना चाहिए. ऐसी चीज़ें खरीदें जो रिसाइकल करी जा सकें. There is still a lot of garbage such as refrigerator and washing machines that are dumped in landfills simply because they cannot be reused in any way. जो हमारे गैजेट्स हैं, हम जैसे रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं घर में, या वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, या कुछ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कभी ना कभी ये ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें. और ये क्या करते हैं, इनको रिसाइकल नहीं करते हैं क्योंकि वो उस मटेरियल से नहीं बने होते हैं. तो वो ले जा कर के उसको डंप कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, लैंड पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, प्लास्टिक फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटी, लार्ज एनिमल फार्म्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मेटल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज ऑल कंट्रीब्यूट टू लैंड पोल्यूशन. ये सब भी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन अपना कर रही हैं. एंड दैट इज़ हाईली डेंजरस. अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ ईयर्स के बाद ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग कंडीशन बनने वाली है अर्थ पर. ठीक है, अब बात करें नॉइज़ पोल्यूशन की. तो नॉइज़ अपने आसपास आप देख सकते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन तो खुद भी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लासेस में. ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के डेफिनेशन पे आते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन इज एक्सेसिव, displeasing human, animal or machine created environmental noise that disrupt the activity or balance of human or animal life. तो नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है जो बहुत डिस्प्लीजिंग होती है ना. आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, डिजीनेस हो जाएगी. उसके बाद ये आपकी एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करेंगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. तो साउंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल हो जाता है और आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है. जैसे आप वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली ख़राब होगा. स्लीपिंग के टाइम पे अगर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें करे तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, इससे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO जो है वो बोलता है कि नॉइज़ मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग. मतलब ह्यूमंस की वेलबींग के लिए नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है. हर जगह से आवाज़ें जो होती हैं वो अगर नॉर्मल लेवल पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाई लेवल पे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है. ये जो ह्यूमन है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज़ का साउंड सुन सकता है और उसके बाद के जो साउंड्स होते हैं वो हम यूजुअली सोनोग्राफी मशीन्स के थ्रू सुन सकते हैं. और जब साउंड का एक लेवल एक्सीड हो जाता है 20 to 20,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हमारे आसपास साउंड हो रहा है तो डेफिनेटली वो हम चीज़ों को अफेक्ट करेगा. 75 हर्ट्ज़ तक का साउंड हम बेसिकली अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़. आप लोग जानते हैं कि आप घर में हैं और आपके घर के आसपास से बहुत ज़्यादा ट्रक्स निकल रहे हैं, कार्स निकल रही हैं, उनमें से हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली इज़ अ काइंड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड द स्ट्रीट कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़. इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं. ड्यू टू यूजेस ऑफ एयर कंप्रेशर्स, बुलडोजर्स, लोडर्स, डंप ट्रक्स एंड पेवमेंट ब्रेकर्स, इन सब चीज़ों से नॉइज़ पोल्यूशन कॉज हो रहा है. इंडस्ट्रियल नॉइज़ ऑल्सो एड्स टू द
ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है और इंडस्ट्रीज से जो आवाज़ें आ रही हैं, उनकी जो मशीनें चल रही हैं, तो डेफिनेटली दे आर कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन। लाउड स्पीकर्स, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर, फैंस एंड वैक्यूम क्लीनर्स ऐड टू द एग्जिस्टिंग नॉइस पोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ही नॉइज़ पोल्यूशन कर रही हैं। फ़ैन ज़रूरी है, एयर कंडीशनर्स भी ज़रूरी हैं, कभी कभी लाउड स्पीकर्स भी ज़रूरी है, हम डांस करते हैं, डीजे बजता है, पर क्या होता है एक सर्टेन टाइम के बाद या कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करें। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट्स क्या है इसके? अकॉर्डिंग टू द USEPA देयर आर डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन नॉइज एंड हेल्थ। नॉइज और हेल्थ के बीच में डायरेक्ट लिंक है। ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ पर ये इफेक्ट करता है, क्योंकि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम बोलना तो बंद नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम थोड़ा कम बोलें, धीरे बोलें, जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करें, तो वो नॉइज पोल्यूशन नहीं कॉज होगा या कम होगा। नॉइज पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, हियरिंग लॉस एंड प्रोडक्टिविटी लॉस आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइज। ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, स्लीपिंग डिस्ट्रप्शन होता है, हियरिंग लॉस। लोगों कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज उनका जो हियरिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। एंड प्रोडक्टिविटी लॉस, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं बैठ करके और कोई आकर के चिल्लाने लगेगा, बातें करने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब होंगे ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नॉइज पोल्यूशन। इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी लॉस, सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सॉल्यूशंस फॉर नॉइज पोल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसके? सॉल्यूशंस पे बात कर लें। Planting bushes and trees in and around sound generating sources is an effective solution for noise pollution. अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से साउंड का क्या रिलेशन है? वो क्या होगा, इको को कम करेगा, आपकी जो साउंड प्रोडक्शन है उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा और कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। पेड़ लगाने से एयर पोल्यूशन भी कम होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही थी उसमें भी कमी आती है, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अपने जो व्हीकल्स हैं उनको आप सर्विसिंग कराएं, उनमें से आवाज़ें नहीं आएंगी। Social awareness programs should be taken up to educate the public about the causes and effects of noise pollution. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। अब जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके ईयर जो हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। सिमिलर टू ऑटोमोबाइल्स, lubrication of the machinery and services should be done to minimize noise generation. जो मशीनरी हमारे आसपास है उसमें से आवाज़ें नहीं आए, इसलिए उनमें lubrication मतलब ग्रीस लगाना या टाइम टू टाइम उनको ऑयलिंग करना इज मस्ट। Soundproof doors and windows can be installed to block unwanted noise from आउटसाइड। घर के बाहर या कहीं भी हम ऑफिस में हैं तो वहाँ पर क्या साउंड प्रूफ डोर्स का, विंडोज़ का हमको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। रेगुलेशन शुड बी इम्पोज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजेस ऑफ प्ले लाउड स्पीकर्स इन क्राउडेड एरियाज एंड पब्लिक प्लेसेस। क्राउडेड एरियाज में, पब्लिक प्लेसेस में हमको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि इस टाइम तक ही आप इन लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं या जो भी है, तो कहीं ना कहीं इससे नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस होगा। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ से जो इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो दूर होना चाहिए। ज़्यादा पास होंगी, आवाज़ें आएंगी तो डेफिनेटली आपका जो रहने का तरीका है उस पर असर आएगा ही। वेज टू स्टॉप पोल्यूशन, अब हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए तरीके।
We believe that it is the responsible thing to do increase recycling. Recycling को बढ़ावा देना चाहिए. It is just like doing laundry and separating blacks and colors. मतलब रिसाइकलिंग क्या होती है, अगर आपको पता है कि यार ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो उसको घर में से हमको इकट्ठा करके एक अलग जगह पर रख देना चाहिए और जो वेस्ट डंप करने का है उसको अलग कर देना चाहिए. ठीक है. द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो ट्राई एंड डू देयर पार्ट एंड पुट इन एट लीस्ट 1 day टू लिटर पिकिंग अप. कचरा भी हमको अपने आसपास से उठाना चाहिए. ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हैं आप, अभी हमने डिस्कस किया था. अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे अंटार्कटिक्स हैं, वहाँ पर जहाँ पे बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो रही है और डेफिनेटली जो हमारा अर्थ है उसको नुकसान हो रहा है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. कार्बन डाइऑक्साइड या जो अदर गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही हैं, वापस नहीं जा पा रही हैं और अर्थ के सरफेस को हीट अप कर रही हैं, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो रहा है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के में क्या अंतर है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम. ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेस बाय विच थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द प्लैनेटरी सरफेस, प्लैनेट के सरफेस के पे से थर्मल रेडिएशन जो है इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस. इस थर्मल रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है एंड इज री रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन. और वो सारे डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, री रेडिएटेड हो रहा है. यहाँ पर ये जो डायग्राम था ये क्या हो रहा है, सन से जो कुछ सनलाइट आ रही है वो यहाँ पर ट्रैप तो हो रही है और एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं हीट जनरेट कर रही है और हर जगह अपनी हीट को स्प्रेड अप कर रही है. Okay, so that's all for today. Thank you.